नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमारा डिस्कशन जो रहेगा, वो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी पार्टी पर, उस पर रहेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन की माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उस पे हम आज चर्चा करेंगे। ऑपरेशन लोटस का क्या प्रभाव है प्रदेशों में जो अपोज़िशन रूल्ड स्टेट्स हैं, उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। और बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का फिर से रिव्यू पिटिशन जो है, जो आउटगोइंग हमारे सीजीआई हैं रमन्ना साहब, उन्होंने एक रिव्यू पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। उस पर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आखिर में एक विचित्र सी धर्म संसद हुई है जिसमें दिल्ली की जगह बनारस को जो है वो नई कैपिटल सिटी घोषित करने का मार्च 2023 में एक नई कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात की गई है। वो क्या चीज़ है, आखिर में वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहला हम ये डिस्कस करते हैं कल का वाकया है। पहला वीडियो आप देखिए, इसमें क्या है। जैसे कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के 56 एमएलएस राजघाट गए और राजघाट जाके उन्होंने महात्मा गांधी की को श्रद्धांजलि दी, महात्मा गांधी की प्रतिमा सुमन पे श्रद्धांजलि दी। और उन्होंने ये प्रण उठाया कि हम लोग बीजेपी की बातों में नहीं आएंगे, बिकेंगे नहीं। एक इल्ज़ाम जो लगाया है बीजेपी संसदीय दल ने और बीजेपी की आम आदमी की जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके 4 एमएलएस, उनके नाम बताए जा रहे हैं। एक तो इसमें सोमनाथ भारती हैं, दूसरे इसमें कुलदीप कुमार हैं, तीसरे उसमें संजीव झा हैं और अजय दत्त हैं। ये 4 एमएलएस का नाम है जिनको कहा गया कि आप 20-20 करोड़ रुपए ले लीजिए और बीजेपी में शामिल हो जाइए। और मनीष सिसोदिया को ऑफर किया गया, मनीष सिसोदिया का कहना है कि मुझे ऑफर किया गया कि आपके खिलाफ सारे केसेस वापस ले लिए जाएंगे अगर आप सीएम बन जाते हैं बीजेपी के और अपने 36 एमएलएस के साथ डिफेक्ट कर जाते हैं। तो ये इल्ज़ाम बीजेपी के अरविंद केजरीवाल ने, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं और इनके कन्वीनर भी हैं दिल्ली के और पंजाब के, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। अब बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी सरासर झूठ बोल रही है, कोई ऑपरेशन लोटस की बात उनसे नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, एक आदमी को लेकर शिवसेना को तोड़ दिया गया, वैसे उसी तरीके से हमारी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तोड़ने का पूरा षड्यंत्र रचा गया। और हम इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करेंगे कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। बीजेपी ने हालांकि ये मांगा है कि आप एविडेंस बताइए कि क्या एविडेंस है आपके पास कि आपको ये ऑफर आई है, कोई वीडियो कॉल है, कोई ऑडियो कॉल है। मनीष सिसोदिया ने कहा उनके पास एविडेंस है, भी वो एविडेंस कहीं उन्होंने मीडिया में या पब्लिक में दिया नहीं है, तो इसके बारे में हम वेट करेंगे। दूसरा मामला जो था वो सोरेन साहब का था। जेएमएम के हेमंत सोरेन जो सीएम है झारखंड के, उनके खिलाफ एक इल्ज़ाम था कि जून 2021 में उन्होंने एक माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, स्टोन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया, झारखंड की सरकार से लिया। और ये सेक्शन 9 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बनता है, उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सरकारी, अगर आप पब्लिक ऑफिस में हैं तो आप ले नहीं सकते, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चिट्ठी गवर्नर राकेश बेंस को दी है कि इनका डिस्क्वालीफाई किया जाए। हालांकि उस कॉन्ट्रैक्ट जब उन्होंने अपने वाइफ के नाम से लिया था, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ये मुझसे गलती हुई है, कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं लेना चाहिए था, और वो उन्होंने वापस कर दिया। उसके बावजूद अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की जो सेंट्रल हाई कमांड, उनके जो एमएलएज हैं झारखंड में, उन्होंने लिखित में गवर्नर साहब को कंप्लेंट दी। गवर्नर साहब ने उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रेफर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको चिट्ठी लिख के गवर्नर साहब को ये कह दिया कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। हालांकि क्योंकि वो स्टोन माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, और अगर वो डिस्क्वालीफाई होते भी अपनी सीट से, वो फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि वो 2 सीटों से लड़े थे, उसमें एक सीट उन्होंने सरेंडर कर दी थी जो उनके भाई जीते थे, तो वो सीट भी खाली हो सकती है। और जिस सीट पे वो एमएलए अभी करंट बने हुए हैं, उस पर बाई इलेक्शन भी वो लड़ सकते हैं। तो जेएमएम की जो पार्टी है वो कहती है कि हमारे सीएम हेमंत सोरेन ही रहेंगे, अगर आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो वो री इलेक्ट होकर आ जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को, 6 महीने तक वो सीएम बने रह सकते हैं।
तो ये एक मामला आया कि उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस के द्वारा कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकारें बनी, राजस्थान में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, आम आदमी पार्टी के द्वारा फेल किया गया, तो झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस को हम चलने नहीं देंगे। ये बात झारखंड के सीएम को कहनी है, उन्होंने कही है। और जिस तरीके से इनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे पंकज मिश्रा, उनसे भी तहकीकात की गई, ईडी ने उनको कई दफा बुला के उनको पूछा भी और अरेस्ट भी किया, और उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कहा जाता है पंकज मिश्रा का अहम हाथ था कई चीजों में, कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को दिलाने में हेमंत सोरेन और उनकी वाइफ को। उनके जो अभिषेक प्रसाद करके प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनको भी कई दफा ईडी में बुलाया गया। पहले मैंने प्रोग्राम में वीडियो दिखाया था जिसमें अभिषेक प्रसाद को भी बुलाया गया। तो अभी तक इंक्वायरी जारी है इस बारे में। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो अपना काम करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया था पहले, और उस आदेश में उन्होंने ये कहा था कि अब जो आने वाला समय है उसमें जो आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है कि उसके साथ उनको सिर्फ ये बता देना कि आपको इस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, काफी है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके ऊपर है, आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हैं। तो आप इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज पे डाल दिया कि आप प्रूव करिए। अच्छा, उसमें जो बेल स्ट्रिंजेंट है, काफी उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं बेल एप्लीकेशन में, और डबल उसमें 2 तरीके से आपको प्रूव करना पड़ता है बेल अप्लाई करने के लिए। तो उस मामले में, और एक और मामला था जिसमें जिस तरीके से आपको एक तो प्रूव करना पड़ता है अपना बेल का, और तीसरी बात थी उसमें कि जिस तरीके से आपको रेमिफिकेशन उसमें जिस तरीके से मनी बिल के द्वारा लाया गया फाइनेंस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में, जो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई गई, तो उसके बारे में एक विधान था कि ये कैसे ऑर्डिनेंस पहले ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया गया, फिर उसको फाइनेंस, फिर मनी बिल के थ्रू लाया गया। तो 2 वजहों से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस पे याचिका दाखिल की कार्तिक चिदम्बरम ने, क्योंकि कार्तिक चिदम्बरम उसमें अफेक्टेड पार्टी हैं। 240 पिटिशंस थी जिसके बेसिस पे ये केस सुना गया था, और उसमें जो तुषार मेहता थे एडवोकेट जनरल, उन्होंने ये कहा कि ये इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस इसमें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर हम ये नहीं लेके आते तो इसमें हमारे जो हमने इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस, इंटरनेशनल प्रोमिसेस किए हुए हैं एजेंसीज को, तो उस पर हमारा हर्जा पड़ेगा। हालांकि वो इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस क्या हैं इसके बारे में विस्तार से उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, पर कोर्ट ने फिर भी कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पे आप किसी को अरेस्ट कर लें, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लें, उनको बगैर इंफॉर्मेशन बताए कि किस गुनाह पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आप एज ए विटनेस अरेस्ट हो रहे हैं या एज ए एक्यूज अरेस्ट हो रहे हैं, और आपकी जो स्टेटमेंट आप जारी करें, आप जो स्टेटमेंट लिखें ईडी के अरेस्ट पे, इंक्वायरी में, वो आप अपने विटनेस नहीं बन सकते अपने खिलाफ खुद, मतलब कि आप उस स्टेटमेंट को झुटला नहीं सकते, या अंडर प्रेशर स्टेटमेंट लिखवाई गई इस धारा में आप केस लड़ नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें थी। तो 2 मामलों में एससी ने फिर ये एक्सेप्ट कर ली है एप्लीकेशन, और उसमें 3 जज कमेटी बैठी थी। सीजीआई क्योंकि अब रिटायर हो रहे हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे इसमें क्या होगा। आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी द्वारा प्रताड़ित करके हम लोगों को जगह जगह, मनीष सिसोदिया की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को, अब बीजेपी का ये कहना है कि हमारा ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, सीबीआई है, आईटी है, ईडी है, ये अपने आप कंप्लेंट्स पर, एविडेंसेस पर, ये और लोगों की कंप्लेंट पर लड़ती है। अब ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक बात आई थी, ये वीडियो देखिए, सौरभ भारद्वाज का ये वीडियो, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। में गिराने में जुटी हुई है 4 विधायक आम आदमी पार्टी के, जिनको बीजेपी की तरफ से ऑफर किया गया 20 करोड़ ले लो और बीजेपी में शामिल हो जाओ। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा, बंद करो देश से धोखा, नहीं चलेगा 20 खोखा। ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब है हमारे चुने हुए विधायकों का। आज जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर
जो चुने गए थे शिवसेना द्वारा, और जब आज वो महाराष्ट्र असेंबली में पहुंचे तो वहां पे नारे लग रहे थे 50 खोखा 50 खोखा। ये आज भारतीय जनता पार्टी की प्रजातंत्र को देन है। आजादी के 75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन है 50 खोखा। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया ने एक बहुत संयोजित तरीके से एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली के जितने भी शराब बेचने वाले ठेके हैं उनको सरकार का, क्योंकि काम नहीं है शराब बेचने का, तो हम उसमें 32 जोन में उन्होंने ये 249 एग्जैक्ट ठेकों का एक ठेका दिया था उन्होंने अलग अलग कंपनीज को, और एक जोन में करीब 25 से 27 ठेके आते हैं जिनमें शराब बिक्री का था, और उसमें 9,000 करोड़ रुपए का 8,900 कुछ करोड़ रुपए का राजस्व कमाने की बात हुई थी, जबकि सरकारी ठेकों से सरकार 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए ही कमा पा रही थी, और लॉकडाउन में तो वो कमाई भी नहीं हुई थी। तो क्योंकि उन्होंने 10 साल का आगे लाइसेंस दिया 250 करोड़ रुपए एक जोन के लिए, तो प्राइवेट पार्टीज का भी बहुत पैसा लगा। एक जोन में 250 करोड़ रुपए देना, 25-25 करोड़ रुपए खर्च करके एक ठेका खोलना। पर फिर सीबीआई ने और ईडी ने जो एक्साइज उस टाइम ऑफिसर्स से 3 ऑफिसर्स पे रेड करी, उसमें से 2 आदमियों को अरेस्ट भी कर लिया कि आपने ग्राफ चार्जेस लगाए कि आपने पैसा लेके ये सब किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? अब एक बात तो माननी पड़ेगी कि जहां प्राइवेटाइजेशन होती है वहां इंटरेस्ट तो प्राइवेट पार्टीज का होता ही है, पर अगर सरकार को राजस्व ज्यादा मिल रहा है, एक्साइज ज्यादा मिल रही है, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरे देश में दिल्ली या एक आधा और कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा, मेरे हिसाब से तो दिल्ली है जिसमें डीएसआईडीसी और गवर्नमेंट एजेंसीज ये ठेके चलाती थी। बीजेपी का कहना है कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज करीब 250 दुकानें ऐसी थी जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में थी, जहाँ स्कूल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद है या हॉस्पिटल्स हैं, और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे ठेका नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आप देखें, आप हाईवे पे कहीं भी निकल जाएं तो हाईवे पे पहले प्रावधान था 100 मीटर के बाहर होना चाहिए, अब तो फिर से ठेके खुल गए हैं हाईवेज पे। तो ये रेजिडेंशियल एरियाज में अगर खुल भी गए तो जिसको खरीदनी होगी वो 2 किलोमीटर जाके भी खरीद लेगा। तो रेजिडेंशियल एरियाज में ठेके का होने से क्या आप शराब को प्रमोट कर रहे हैं? और अगर शराब से इतनी ही नाफरमानी है तो आप शराब बेचनी बंद कर दीजिए इस देश में। तो अब उनपे इल्जाम लगाया उनके खिलाफ, अब वही ईडी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो ECIR है, वो शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मनीष सिसोदिया भी ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा और मुझे तमाम तरह के दबाव और प्रेशर डाले जाएंगे, और उसी से मामला ये ऑपरेशन लोटस का कनेक्टेड है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला करती है ये आने वाला समय ही बताएगा। और तीसरा मुद्दा, आप ये वीडियो देखिए फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, इसमें कुछ 11 लोग हैं जो जेल कारागार के बाहर खड़े हैं गुजरात में, और उनको मिठाई खिलाई जा रही है, उनको हार पहनाया जा रहा है। ये मामला बिल्किस बानो का है। बिल्किस बानो को 2002 में मार्च में जब गुजरात रायट्स हुए थे, गोधरा हत्याकांड में जब 59-60 कार सेवक मार दिए गए थे, तो एक हल्ला मच गया था। उनकी शव यात्रा जो है वो अहमदाबाद में निकाली गई और उससे दंगे भड़कों में उसे जाफरी साहब जो वहाँ के एक्स मेंबर पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, उनकी गुलबर्ग सोसाइटी में जाके उनकी हत्या हुई। करीब 60 लोग मारे गए। तो खून का बदला खून से लिया गया। अब बिल्किस बानो का मामला यह है कि बिल्किस बानो की उस 3 साल की बच्ची थी, उसको पटक के दीवार पे मार दिया गया, और बिल्किस बानो का रेप हुआ। और जब वो रेप की कंप्लेंट लेके लोकल थाने में पहुंची तो वो रेप रजिस्टर नहीं हुआ। 2007 तक वो लड़ती रही अपने केस के लिए, और जब केस में सुनवाई नहीं हुई, वहाँ के लोकल SHO या लोकल जो भी वहाँ उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस केस को गुजरात से महाराष्ट्र में ले जाया जाए। 2008 में इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया। कन्विक्शन पहले हो गई थी 2007 में, 2008 में फिर वो रिव्यू पिटिशन में गए बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसने मना कर दी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि ये इसमें एक्यूज्ड हैं, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट तरीके से लागू होनी चाहिए। अब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में थे। 14 साल बाद एक रेमिशन एप्लीकेशन उनमें से एक एक्यूज ने फाइल की,
जब वो कोर्ट में गए तो उनको कहा गया कि गुजरात गवर्नमेंट जो है इसमें राइट अथॉरिटी है, बिकॉज कमीशन ऑफ क्राइम जो है वो गुजरात में हुआ है, तो गुजरात की सरकार ही इसमें रेमिशन दे सकती है। अब गुजरात की कोई कमेटी बनी, उसमें उनके बीजेपी के खुद के 2 MLCs थे, और एक उनमें से जो शख्स थे वो विटनेस भी थे गुजरात राइट में 2002 के। तो ऑपोजिशन का मानना है कि इसमें बहुत गलत हुआ, क्योंकि जो विटनेस है गुजरात राइट्स में प्रोसिक्यूशन का, वो कैसे रिमिशन दे सकता है इन 11 लोगों को। और इसमें फिर एक रिव्यू पिटिशन दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में, CPM की सुभाषनी अली और मोइना मोइत्रा TMC की, और 2-3 लोग और सिविल सोसाइटी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है कि इस रिमिशन को रद्द किया जाए और उन 11 दोषियों को वापस जेल में डाला जाए। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि विक्टिम मुसलमान थी, मुस्लिम महिला थी, इस वजह से, और वो जो 11 लोग अरेस्टेड थे वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के थे, ब्राह्मण थे, तो ये उनके खिलाफ किया जा रहा है, और जो बिल्किस बानो मुसलमान थी इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरीके के जो हमारा सौभाग्य है, जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है, जो हमारा देश का एक बुनियादी ढांचा है, उस पर चोट पहुंचाता है। क्योंकि ये मामला काफ़ी संगीन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन फिर से सुनने के लिए एक्सेप्ट कर ली है। अब उस मामले में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उसके बाद तीसरी बात मैं आपसे करूंगा NDTV की। NDTV की खबर आई कि अदानी साहब ने NDTV को टेक ओवर करने, हॉस्टाइल टेक ओवर जिसको कहते हैं, कि बिना बताए शेयर्स खरीदने की बात आई और उसमें सेबी की परमिशन नहीं मांगी गई। तो ये मामला सारा है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी है जिसका नाम है विशाखा प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, VSPL। अब VSPL का मामला आज का नहीं है, 2008-9 का है। एक टाइम में कहा गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, UPA 2 की सरकार थी, तो चिदम्बरम साहब की कंपनी कोई ऐसी ऑफशोर कंपनी थी। ये एक्यूजेशन है, उस टाइम ऑपोजिशन में बीजेपी पार्टी थी, तो बीजेपी का एक्यूजेशन है कि केमन आइलैंड में जो टैक्स फ्री हेवन है वहां पे कुछ पैसा जो है वो एक्सचेंज हुआ, और उस पैसे को रोटेट करके वापस इंडिया में लाया गया, और 406 करोड़ रुपए का एक लोन VSPL को, VSPL ने कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है NDTV की, RRR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, RRPR। तो RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को वो 403 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, और उस लोन के बदले में कुछ वारंट इशू हुए VSPL को, RRPR के, और उस वारंट्स को अगर आप कैश आउट करें तो 29.8% शेयर बनता है NDTV का। क्योंकि RRR जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो होल्डिंग कंपनी है, उसके पास NDTV का 29.1% स्टेक है। तो ये 403 करोड़ रुपए का लोन जो है VSPL द्वारा दिया गया था उस समय पे। अब VSPL के शेयर्स जो हैं वो अदानी साहब ने खरीद लिए। अब वो किससे खरीदे हैं, क्यों खरीदे हैं, क्या उसकी मंशा है, ये हम नहीं कह सकते, पर अब VSPL के शेयर्स जो हैं अदानी साहब ने खरीदे हैं, और VSPL के पास RRR की 99.9% की होल्डिंग है, जो 29.8% शेयर NDTV के, उनके अगर वारंट को कैश आउट करती है तो VSPL के पास 29.1% शेयर NDTV का है। प्रणॉय रॉय ग्रुप का ये कहना है कि हमारे पास अभी भी 65 से 62 से 63% होल्डिंग कंपनी की है, इसलिए कंपनी का हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, तो इसमें सेबी की अप्रूवल की जरूरत है कि नहीं है, ये आने वाला समय बताएगा। और रेगुलेटर्स सिर्फ दूसरे पार्टी का ये कहना है कि खाली रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होने हैं, दोनों ट्रांजैक्शंस अलग हैं, क्योंकि वो लोन अभी तक पे ऑफ नहीं हुआ है, इंटरेस्ट फ्री लोन था, इसलिए उसमें इक्विटी होल्डिंग कंपनी में दे दी गई थी 29.8% NDTV की। तो इससे कोई ना NDTV का टेक ओवर पॉसिबल है, बस एक कंपनी टेक ओवर ले ली गई गौतम अदानी द्वारा। अब जिसने भी कंपनी बेची उसको जो फायदा हुआ है ये तो अंदर की बात है, हम लोग को पता नहीं। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर अभी तक जो शेयर था NDTV का वो 229% राइज किया, जबकि निफ्टी पे मीडिया इंडेक्स जो है वो 189 पॉइंट नीचे गया। मतलब ये किसको पता था कि इस तरीके से गौतम अदानी कंपनी खरीदने वाले हैं, कि उसका शेयर पहले से ही बढ़ा चढ़ा के बेचा गया, तो उसका शेयर की वैल्यू में इतना इजाफा कैसे हुआ? इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी होती है कई बार स्टॉक मार्केट्स में, आप लोग बता नहीं सकते किस वजह से ये सब काम हो रहे हैं, ये तो अंदर वाली बात अंदर वाले लोग ही जानते हैं। तो ये मामला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेगासस को लेकर भी इसराइल का एक सॉफ्टवेयर था जिसमें कहा गया भीमा कोरेगांव में और कई सिविल सोसाइटी के लोग
लोगों को और कई सिविल लॉयर्स को, कई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के फोन पे मालवेयर डाला गया मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, और उनके फोन से डेटा निकाला गया, उनके मैसेजेस, उनके फोन कॉल डिटेल्स, उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी इंफॉर्मेशन जो स्टोर थी फोन में, उसको निकाल के ये पता लगाया गया कि भाई ये सरकार के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कई सबूत उस मालवेयर के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो निकाले गए। तो कई लोगों ने फिर ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम है, तो सरकार ने तो ये कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसके बारे में हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, उसके रिप्लाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है। तो कल वो भी मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना की कोर्ट में था। आज उनका आखिरी दिन है क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद नए सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे। तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट के आंशिक भाग पढ़े, उसमें उन्होंने कहा कि नेशनल इशू तो नहीं लग रहा है। इसमें 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस रविंद्रन कमेटी, जिनको साइबर एक्सपर्ट और एक और उसमें शख्स थे जो उस कमेटी का पार्ट थे। जस्टिस रविंद्रन कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है, सरकार की रिपोर्ट बंद लिफाफे में दी जा चुकी है, बट सीजेआई रमन्ना का ये कहना है कि सरकार ने इसमें कोऑपरेट नहीं किया है। अब मामला सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है तो सरकार को दंड देने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन देगा? तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक ढांचे में एग्जीक्यूटिव जो है वो नंबर 1 पे आती है, जुडिशरी उसके बाद आती है, उसके बाद देश के 4 स्तंभ आते हैं। तो अगर सरकार पे ही एक्विजिशन है जुडिशरी की, तो ये मामला कैसे सुलटेगा? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ ये मामला जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका ने कुछ टाइम पहले ये बात कबूल की थी कि इजराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर इंडिया को बेचा है, इंडियन डिफेंस के लोगों को, और पेगासस सॉफ्टवेयर को नेशनल इंटरेस्ट में यूज किया जा रहा है, ये अमेरिका का दावा है। हिंदुस्तान की सरकार ने अभी तक इस बात पे कोई पुष्टि नहीं दी है, और बंद लिफाफे में क्या है ये तो अब कोर्ट में जो मामला चलेगा तो उसी को पता लगेगा कि पेगासस का क्या मामला है। आखिर में आपको ये मैं फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो देखिए। इस फोटो में जैसे कि आप देख रहे हैं, एक संत महात्मा बैठे हैं एक कॉपी लेके, उनके साथ 2 लोग और हैं। ये क्या मामला है? ये 13 अगस्त को एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया कि 30 लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें बुद्धिजीवी लोग थे, कुछ महात्मा लोग थे। उन्होंने कहा कि ये हिंदू नेशन, मतलब एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशन का दस्तावेज है, फर्स्ट ड्राफ्ट है जो नई कॉन्स्टिट्यूशन का दस्तावेज है। इसको प्रपोज किया गया था एक धर्म संसद में प्रयागराज में फरवरी के महीने में, और 32 पेज का जो ड्राफ्ट है इसको एक धर्म संसद की गई माघ, और ये कहा गया कि माघ मेले 2023 में संगम में इस पे विस्तार से चर्चा होगी, इस ड्राफ्ट पे डिस्कशन होगा। इसमें एजुकेशन को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, देश की व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और किसके पास वोटिंग राइट होने चाहिए, हेड ऑफ स्टेट कौन होना चाहिए, इसके बारे में सारा डिस्कशन है। तो एक हिंदू राष्ट्र की नई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है इसमें ये कहा गया है कि वाराणसी जो है वो नई दिल्ली को रिप्लेस कर देगी, देश की कैपिटल सिटी बनेगी। अगर ये मामला है तो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में जो देश के टैक्स का 27-27.5 हजार करोड़ रुपए खर्चा हुआ है वो क्यों हुआ है, और इसको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहा जाएगा, इसकी स्थापना काशी में होगी। हर आदमी को कॉमन सिटीजन राइट्स होंगे, चाहे वो कोई भी हो, पर वोट डालने का जो राइट है वो सिर्फ हिंदू समाज के लोगों को होगा, मुसलमानों और क्रिश्चियंस को नहीं होगा। हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स, इनको वोट डालने का अधिकार होगा। कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, और एग्रीकल्चर को टैक्स फ्री, मतलब कृषि को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। और इस रेजोल्यूशन को फरवरी 2022 में इस धर्म संसद में प्रयागराज में पास किया गया, हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में। इसकी ड्राफ्ट कमेटी के जो सदस्य थे उनके नाम बताया गया: स्वामी आनंद स्वरूप, स्वाम भाई पीटदेश्वर, प्रेसिडेंट हैं वो शंकराचार्य परिषद के, और तीसरे आदमी जो हैं केशवर उपाध्याय, चेयरमैन सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट BN रेड्डी, डिफेंस एक्सपर्ट आनंद वर्धन, सनातन धर्म स्कॉलर चंद्रमणि मिश्रा, विद्यासागर आदि। ये इन लोगों के नाम बताए गए हैं। उसके कवर पेज पे जो किताब का इन्होंने विमोचन किया है उसका नाम है अखंड भारत। अखंड भारत के नाम से इस कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया।
इसमें तमाम तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं कि और देश कैसे निकले हिंदुस्तान। पहले हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान है उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक थी और उससे कैसे और बाकी नेपाल, श्रीलंका और जैसे कंट्रीज उसमें से बने, और आगे चल के ये सब जो छोटे छोटे देश हैं जो हिंदुस्तान की बाउंड्री से साथ लगते हैं वो सब उसमें आके फिर एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। 750 पेज की कॉन्स्टिट्यूशन होगी, उसका फॉर्मेट डिस्कस किया जाएगा और ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार इसको नहीं किया जाएगा, और जो जस्टिस सिस्टम है उसको त्रेता और द्वापर युग के जो पहले की परिभाषाएं हैं उन पर किया जाएगा। तो ये सब बातें की गई। अब इन बातों में कितना सच है कितना झूठ है ये तो आने वाले समय ही बताएगा। मेरा काम है आप लोगों को फैक्ट्स देना, जिस तरीके की खबरें आती हैं, जिस तरीके की धारणाएं आती हैं, जिस तरीके की तरह तरह के लोग परिवेश में बात करते हैं, मेरा काम है आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना, आप लोगों को ये बताना कि आजकल क्या हो रहा है, अखबारों में क्या छप रहा है, उसकी समीक्षा और उसका डिस्कशन आप लोग अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के साथ कर सकते हैं। किसी भी सांप्रदायिकता को फैलाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ सच बताना है। जो चीज़ें अखबार में छपती हैं, जो चीज़ें सोशल मीडिया के द्वारा पता लगती हैं, जो चीज़ें फैक्ट्स हैं, मैं फैक्ट्स को सामने रखता हूँ। वो उसका आंकलन करना और उसमें क्या सच है क्या झूठ है, और आगे आने वाले समय में उस पर हम लोगों की जो हमारा अपनी ज़िंदगी है, जो हम लोगों का रहना सहना है, हमारे परिवार हैं, हमारे आगे बच्चे हैं, उनके फ्यूचर पे, उनके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, ये आकलन करना आपका काम है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले शुक्रवार फिर किसी नए सब्जेक्ट पे मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।